धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनकी सरकार के मंत्री हों या बहुत सारे भाजपाई हों या इसके अलावा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार हों, रात दिन ये दिखाने, जताने और साबित करने में लगे रहते हैं कि उनसे बड़ा सेना का कोई हितैषी नहीं हो सकता। 70 साल के इतिहास में सेना का ऐसा सम्मान गुणगान करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में पदार्पण के बाद पैदा हुआ है। चाहे मीडिया में हो, चाहे राजनीति के दौर में हो, भाजपा वालों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सच असल में कुछ और है। सच वो है कि सिर्फ वर्दी पहनकर सेना के सम्मान की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सेना के हितों से सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, जो हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस सरकार में कल पहुंचे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहां उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक एक पॉइंट पर उन्होंने रोशनी डाली और उन्होंने नंगा कर दिया एक तरीके से। यह कहना कुछ गलत ना होगा कि मोदी सरकार को, जो सेना के मुद्दों पर रात दिन हितों का ढिंढोरा पीटती रहती है, उनका सम्मान करने की बात करती रहती है, उस सरकार को बेनकाब करके रख दिया। और वो भी मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, उनकी रिपोर्ट के हवाले से, बीसी खंडूरी, जो भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं में शामिल होते हैं, उनके हवाले से, कि उनकी 2 रिपोर्ट हैं, वो बता रही हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार सेना का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है। सेना के हितों से उसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक डायलॉग बोला कि शौर्य के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट। पूरी वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रख देना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल में लगातार सेना का बजट कम किया जा रहा है। आप जानते हैं 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बजट वाली बात उठाई है। उन्होंने कहा 60 साल के इतिहास में इन्होंने सेना का बजट लगातार कम करने का काम किया है। इस मुद्दे को उन्होंने विस्तार से उठाया। इसके अलावा आगे वो बात करते हैं कि सेना में भर्ती नहीं की जा रही है, जबकि लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, तमाम जगह बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई है। 1,22,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन ये लोग उनको भर नहीं रहे हैं। बाकायदा पार्लियामेंट में रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े के हवाले से उन्होंने सवाल पूछा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि OROP यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर इन्होंने धोखा किया है। रिटायर्ड सेना के जवानों के साथ 1 रैंक और 5 पेंशन, यानी कि वो रैंक 1 है और पेंशन जो है वो अलग अलग तरीके से 5 पेंशन इन्होंने दिए। पूरा विस्तार से बता रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने फैसला लिया था और मोदी सरकार ने उस फैसले को उलट दिया। आगे वो कहते हैं कि जो कैंटीन होती थी आर्मी की, वहां से जाके आर्मी, रिटायर्ड आर्मी मैन हो या मौजूदा आर्मी मैन हो, वो तमाम लोग खरीदारी कर लेते थे। वहां पर भी GST लगा दी गई है, यानी कि सेना के जवानों से GST वसूल रही है ये मोदी सरकार। इसके अलावा उन्होंने आगे बात की है इस पूरे मामले में डिसेबिलिटी पेंशन की। जो लोग सेना में नौकरी करने के दौरान डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, विकलांगता का शिकार हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी की भाषा में बात करें दिव्यांग बन जाते हैं, उनको ये सरकार पेंशन नहीं दे रही है, पेंशन के मामले में उनके साथ ठीक नहीं कर रही है। वो तमाम उन्होंने विस्तार से बताया, मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आगे उन्होंने बात की इस पूरे मामले को लेकर जो है SST की, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की। शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेकर उन्होंने कहा कि जो यहाँ लोग काम करते हैं उन्हें यहाँ से रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने बात की कि किस तरीके से सेना के जवानों को पुनर्वास का लाभ दिया जाना चाहिए, वो लाभ नहीं दिया जा रहा है उनको। उसमें भी उनके साथ जो है ज्यादती की जा रही है, उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक एक कर उन्होंने तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और इसके साथ ही उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के सामने भी बहुत सारी दुश्वारियां हैं, ये सरकार उनकी मांग भी नहीं सुन रही है। उत्तर प्रदेश में बैठकर लखनऊ के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे आप सीधा समझ सकते हैं कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है। उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ा राज्य है। प्रधानमंत्री खुद यहीं से आते हैं, रक्षा मंत्री खुद लखनऊ से आते हैं। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री के संसदीय क्षेत्र में बैठकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनकाब कर दिया है पूरी मोदी सरकार को। लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की एक आदत बन गई है कि वो इन मुद्दों पर डिबेट नहीं करते हैं। शाम के टाइम कभी प्राइम टाइम शो जब रवीश का चल रहा हो रात को 9 बजे, तो यूट्यूब देखिएगा, रवीश को देख रहे होंगे 20-25 हज़ार लोग, वहीं आज तक को देख रहे होंगे 60,000 के करीब लोग। सोचिएगा, जो भोंपू मीडिया वाले हैं उनको लोग ज्यादा देखते हैं। खैर छोड़िए तमाम बातों को, आप अब देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान ने क्या क्या कहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो सेना का
जो बजट है उस बजट में पिछले 60 साल में सबसे भारी कटौती हुई है। और ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये संसद की जो एस्टिमेट्स कमेटी है जिसके अध्यक्ष आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेना के बजट में पिछले 60 साल में भीषणतम कटौती हुई है। साथ ही में संसद की दूसरी एक अहम कमेटी होती है रक्षा विभाग की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जिसके चेयरमैन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मेजर जनरल बीसी खंडूरी साहब थे। उन्होंने अपनी स्थायी समिति के रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से कुठाराघात किया है, अपितु सेना के आधुनिकीकरण करने को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ये खंडूरी साहब की रिपोर्ट है। दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार सेना के शौर्य और बहादुरी से वोट बटोरती है, राजनीतिक लाभ लेती है, लेकिन जब उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात हो उन पे कुठाराघात करती है। मैं कुछ मुद्देवार बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे अहम मुद्दा, सेना में 1,22,555 पद खाली है। ये जानकारी पिछले माह 15 दिसंबर 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रक्षा मंत्रालय ने दी है। सिर्फ ये 1.25 लाख पद ही खाली नहीं है, लेकिन 10,000 अधिकारियों के, हमारे सेनापतियों के पद भी रिक्त है। जबकि देश में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लद्दाख की स्थिति, अरुणाचल की स्थिति में कोई स्पष्टता सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है, और ऐसी हालत में इतने सारे पद रिक्त करना देश की रक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ है। दूसरा अहम मुद्दा, 1 रैंक 1 पेंशन। 30 लाख पूर्व सैनिकों को जिससे लाभ मिलने वाला था, उनके साथ धोखा हुआ है। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 2004 से लेकर 2012 तक 3 बार पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की है, जिसका करीब 7,000 करोड़ का लाभ पूर्व सैनिकों को मिला था। 17 फरवरी 2014 यूपीए सरकार ने एक अहम घोषणा की थी, एक फैसला लिया था कि 1 अप्रैल 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर की जाती है, और उसका आदेश जारी किया गया था। यानी कि जो भी एक समय रिटायर होंगे एक पद से, उनको चाहे जब भी वो रिटायर हो, उनको एक ही पेंशन मिलेगी। बहुत बड़ी 30 लाख हमारे कर्मचारियों की, पूर्व सैनिकों की मांग रही है। अब मोदी सरकार जब 2014 का चुनाव प्रचार कर रही थी, तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में कहा था 16 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में बहुत बड़ी
एक बीजेपी की सैनिक रैली हुई थी और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन OROP लागू कर देंगे। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई, ना ही उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में कुछ कहा, लेकिन जो आदेश कांग्रेस सरकार ने 17 फरवरी 2014 को दिए थे, उसको भी लागू करने से मना कर दिया। और उसके तुलना में वो तो बात एक जगह रही, लेकिन 7 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने एक नया आदेश निकाला और 30 से 40% पूर्व सैनिकों से OROP का लाभ छीन लिया। इस आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2014 के बाद जो पूर्व सैनिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेंगे, उन्हें OROP नहीं मिलेगी। ये एक बहुत भारी षड्यंत्र है हमारे पूर्व सैनिकों के विषय में। आप जानते हैं कि 17-18 साल की सेवा के बाद सैनिक रिटायर हो जाते हैं। करीब करीब 85% हमारे सैनिक कर्मी 38 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं और कुछ 46 साल की उम्र तक 10% तब रिटायर होते हैं। मोदी सरकार ने एक और शर्त लगाई कि हर साल पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। ये फैसला था, लेकिन मोदी सरकार ने 5 साल बाद पुनर्विचार होगा इस तरह का फैसला लिया, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन की जगह 1 रैंक 5 अलग अलग पेंशन का निर्णय लिया। 1 रैंक 1 पेंशन एक सैनिकों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। उनके साथ वादा खिलाफी की गई है। तीसरा मुद्दा पूर्व सैनिकों के लिए एक ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम एक योजना कार्यरत है। मोदी सरकार ने इस ECHS योजना में बहुत भारी कटौती की है। 2021-22 का अगर बजट देखें तो पिछले साल के बजट से 1990 करोड़ काट लिए गए और इसका सीधा परिणाम होता है कि जो भी इस योजना के तहत एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, जो मान्यता प्राप्त अस्पताल है जिसमें इलाज होता है, उनका बकाया नहीं भुगताया गया। और अगर बकाया नहीं भुगताया गया तो नए रेफरल के पेशेंट आते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा सैनिकों के हितों के साथ अन्याय हुआ है। चौथा मुद्दा, आप जानते हैं कि पूर्व सैनिकों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CDS से CSD से सस्ते माल पर उपभोक्ताओं की वस्तुएं मिलती हैं और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन। और इस कैंटीन में माल बाहर की आम बाजार से काफी कम कीमत पे मिलता है, टैक्सेस नहीं होते, इसलिए सारे पूर्व सैनिक अपना सारा घरेलू सामान CDS कैंटीन से खरीदते हैं। मोदी सरकार ने एक शर्त रखी जो पहले नहीं थी कि कैंटीन से आप सिर्फ 10,000 रुपए तक का माल खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा आपको माल नहीं मिलेगा। अधिकतम सीमा 10 रुपए कर दी। साथ ही में एक और शर्त थी कि आप सस्ती गाड़ियां दे सकते हैं, टैक्स नहीं लगते। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं साहब, आप पूरे कार्यकाल में 2 ही गाड़ियां दे सकते हैं और वो भी गाड़ी के इंजन 1800 सीसी से छोटा होना चाहिए।
और तीसरा फैसला सीडीएस कैंटीन के बारे में। जो सीडीएस कैंटीन का बिकने वाला सामान है उसमें जीएसटी जो कर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसको पूरा माफ करने की बजाय 50% माफ किया जाएगा, लेकिन कीमतें बढ़ गई। जबकि ये आपको पता है कि जीएसटी से पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे प्रांतों में वैट पूरी तरह से माफ था। पांचवा मुद्दा डिसेबिलिटी पेंशन का है। जो हमारे जवान सीमा पर कुछ कारण से घायल हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते, उनको डिसेबिलिटी पेंशन की प्रावधान है और उसके जिसे चलते उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, समय पूर्व ही सेवानिवृत्त होना पड़ता है और वो डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार बनते हैं। मोदी सरकार ने 24 जून 2019 को सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगा दिया है, जो पहले नहीं था। अब बेचारे पूर्व सैनिक कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का पूरी तरह से, पूरी ताकत से विरोध कर रही है और पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स देना पड़ रहा है। अगला मुद्दा है 7वें वेतन आयोग का। सेनाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग ने डिफेंस के लिए 24 पे लेवल निर्धारित किए हैं, यानी कि 24 स्तर में पेंशन विभाजित है, जबकि सिविलियन सर्विसेज में इसमें 40 लेवल है और जिसके कारण सैनिकों को और अधिकारियों को सिविल कर्मियों से लगभग 20,000 रुपए कम यहां पे वेतन मिलता है। अब उदाहरण दिया जाए तो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी को डिसेबिलिटी पेंशन 60,000 रुपए मिलता है, लेकिन सेना के बराबर के पद के लेफ्टिनेंट जनरल को सिर्फ 27,000 रुपए। 60,000 और 27,000, क्यों ये भेदभाव? जो मांग हो रही है कि दोनों को समान वेतन मिले, उसको लगातार मोदी सरकार की ओर से अनदेखी उसकी की जा रही है। हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पोस्टेड होते हैं, उनको 31,500 रुपए का मासिक रिस्क अलाउंस मिलता है। लेकिन अगर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के, यानी कि सिविल के अधिकारियों को अगर किसी हार्डशिप यानी किसी कठिन जगह पर अगर उनकी पोस्टिंग हो तो उनको उसकी तनख्वाह का 30% हार्डशिप अलाउंस मिलता है। उदाहरण के तौर पे सियाचिन ग्लेशियर में अगर कोई सैनिक का 31,500 रुपए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलता है, तो एक सिविलियन अधिकारी को गुवाहाटी में काम करने के लिए 70,000 रुपए मासिक हार्डशिप अलाउंस मिलता है। 31,500, 70,000 रुपए, क्यों ये भेदभाव? लेह लद्दाख में अगर कोई ब्रिगेडियर साहब काम करते हैं, उनकी नियुक्ति है, तो उनको 17,000 रुपए अतिरिक्त अलाउंस मिलेगा। लेकिन उसी जगह लेह लद्दाख में अगर सिविलियन अधिकारी को नियुक्ति मिलेगी तो उसको 50,000 अतिरिक्त अलाउंस मिलेगा। किस तरह से भाजपा सैनिकों के हितों का रक्षण कर रही है, आप देख सकते हैं। 7वां मुद्दा है
शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो हमारे युवा युवतियां जो अफसर बनती है कुछ समय के लिए, उनका इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल से होता था जैसे आम सैनिकों का होता है। लेकिन मोदी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल से करने से मनाही कर दी और उनको कह दिया कि आप बाहर से कहीं से इलाज करवाइए और फिर उसका हम भुगतान करेंगे, रीएम्बर्समेंट में करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि रीएम्बर्समेंट सारा लाल फीते में लिप्त हो जाता है और ये मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा भी छीन ली गई। सेना में एक और, सिविल सर्विस में भी एक और प्रावधान है जिसे नॉन फंक्शनल अपग्रेड किया जाता है, यानी कि एनएफयू। इसका माने है कि अगर आपके बैच का कोई आईएएस अफसर हो या कोई आईपीएस अफसर हो और इस बैच का एक भी अधिकारी की तरक्की हो जाए, उसको नेक्स्ट पे ग्रेड मिलता है, तो पूरी की पूरी बैच को वो नेक्स्ट पे ग्रेड मिलता है सिविलियन में। इसको नॉन फंक्शनल अपग्रेड कहा जाता है। लेकिन ये सुविधा सैनिक अधिकारियों को नहीं दी जाती। तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने बार बार मांग उठाई है, मोदी सरकार से गुजारिश की है, लेकिन उनके हाथों सिर्फ निराशा लगी है। हमारे जो अर्धसैनिक बल है वो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखट रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्धसैनिक दलों को यह फैसिलिटी मिल गई, लेकिन सेनाओं के अफसरों को अभी ये नॉन फंक्शनल अपग्रेड की फैसिलिटी नहीं मिली है। उनके साथ मोदी सरकार की ओर से भेदभाव बरता जा रहा है। साथ ही में नवा मुद्दा है कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो सुविधाएं हैं, उसका भी रास्ता रोक दिया है, उसमें भी कटौती की। आप जानते हैं कि पूर्व सैनिकों को या कोई शहीद हो जाता है या कोई चोटिला हो जाता है तो उसे प्राथमिकता पर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, कोयला लदान, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी कंपनी, इसके लिए प्रायोरिटी मिलती थी। उसके लिए एक आरक्षण था जो कांग्रेस के रूल में हमने रखा था, एक अलग सुविधा थी परिवारजनों के लिए। मोदी सरकार के 7 साल में ये सुविधा लगभग बंद कर दी गई है। एक तो निजीकरण हो गया तो निजी कंपनियां तो देती नहीं कोई सुविधा, और सरकारी पेट्रोल कंपनियां तो वो भी बेची जा रही हैं। आप जानते हैं कोल इंडिया का जो खदानों में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट था वो पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित था, उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। वही बात टोल प्लाजा है या और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो पूर्व सैनिकों को मिलते थे, सारी सुविधा मोदी सरकार ने हटा दी है। 10वां मुद्दा है अर्धसैनिक बल। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का कहा जाता है, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, कोस्ट गार्ड इत्यादि जो अर्धसैनिक बल होते हैं, इनको अगर कोई हादसा हो जाए तो उनको शहीद का दर्जा देने से मोदी सरकार ने मना कर दिया है। जो भी सुविधा मिलती है सेनाओं के शहीदों को, वो सुविधा अर्धसैनिक बलों के शहीदों को नहीं दी जा रही है। उसके जो भी लाभ मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, वो नहीं दिया जाता। 23 नवंबर 2012 को
कांग्रेस सरकार ने सारे रिटायर्ड सैनिकों को एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल करके चिन्हित किया था और यह भी कहा था कि इन सब एक्स सर्विसमैन लोगों को वही सुविधाएं मिले जो हमारे रेगुलर सैन्य के आर्मी नेवी एयरफोर्स के सैनिकों को सुविधा मिलती है। लेकिन मोदी सरकार ने इसकी तरफ अनदेखी की और राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए थे वो भी नहीं अमल में ला रहे। हमारे अर्धसैनिकों के लिए, अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए 18 से ज्यादा सेंट्रल पुलिस कैंटीन है जहां से सस्ती चीजें मिलती है, दुकानें। अर्धसैनिक बलों के सेवारत कर्मी और भूतपूर्व कर्मी 10 लाख से ज्यादा लोग और के 50 लाख से ज्यादा परिवारजन, इनको ये सुविधा मिलती थी, उस सुविधा में कटौती की जा रही। और सेंट्रल पुलिस कैंटीन में पूरा टैक्स, पूरा जीएसटी लगा दिया गया है। सेना के कैंटीन में आधा जीएसटी लगता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के, पुलिस दलों के कैंटीन में ये पूरा की पूरा जीएसटी लगता है, चीजें महंगी हो जाती है। ये कुछ 10 स्पेसिफिक मुद्दे हमने सबूत के साथ आपके सामने पेश किए हैं और एक बुकलेट में हमने आपके सामने दिए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप, मोदी सरकार ने सेना के नाम पे, सेना के शौर्य के नाम पे, सेना के बलिदान के नाम पे वोट तो बटेरे हैं, सत्ता में आने के लिए उनका उपयोग तो किया है, सब जानते हैं, लेकिन उनके हितों की रक्षा करने में मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। उनके साथ वादा खिलाफी की गई है, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। सुन लिया आपने पृथ्वीराज चौहान को, तो इन्होंने विस्तार से तमाम चीजों को रखा है। होना ये चाहिए था कि इन तमाम चीजों पे मोदी सरकार भी रिप्लाई करती और भोंपू मीडिया जो है वो भी डिबेट शो करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें लगा कम से कम आपके पास जाए तो सही, अगर मीडिया नहीं उठा रहा है तो कम से कम आपकी जानकारी में तो आए सही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।